हेलो गाइज नमस्कार। बात करेंगे यहाँ पर इस सेशन में पिछले वाले सेशन के क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछा गया था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन वहाँ पर था 32, उसमें टोटल 32 क्वेश्चन समाहित किए गए थे साइंस के। और ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं। तो कौन सा ऊतक है जिसके नख, खुर और सींग बने होते हैं। ऑप्शन ए है आपका क्यूटाइड, ऑप्शन बी है काइटिन के, ऑप्शन सी है किरेटिन के, ऑप्शन डी है ट्यूनिशिन के। राइट आंसर आपको बताना था इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाता है, और हमें करना था कमेंट। तो जिन्होंने कमेंट किया उनका काफ़ी धन्यवाद। और आगे भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते रहेंगे, तो आप भी क्वेश्चंस को कमेंट जरूर किया करें। तो यहाँ पर ये एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आया था वह आया था केरेटिन। तो केरेटिन इसका एक राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। केरेटिन आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। जो कि नख, खुर और सींग बने होते हैं, नाखून और खुर पैरों के जो खुर होते हैं वो है, और जो सींग होते हैं पैरों के भी बने होते हैं। तो किस ऊतक के बने होते हैं, तो केरेटिन के बने होते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। केरेटिन क्या है कि एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखून और सींगों, ऊन आदि के लिए आदि इत्यादि में पाई जाती है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर आज के सेशन के बारे में। तो गाइज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं आज फिर से साइंस जीके के ऊपर और मानव शरीर के तंत्र और पाचन तंत्र के बारे में, कि आपका जो पाचन होता है वह कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से ऊतक उसमें होते हैं, कौन कौन से अंग उसके अंतर्गत आते हैं। उन सभी से रिलेटेड जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर यहाँ पर दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन हमारा 2 नंबर रहेगा। इससे पहले हमने एक सेशन करा दिया है, जिसका कि लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वह देखना है तो आप साइंस की जो जीके जनरल साइंस की जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको उस पर देखना है। और आई बटन पर आपको सबसे पहले यही सेशन आपको नजर आएगा। तो अपनी तैयारी करें दोस्तों। और यहाँ पर जो भी इस सेशन को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ में आपसे एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, न कि लाइव चैट में देना है। कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देना है, जिससे कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले सेशन में उसको बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा। और इस सेशन के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि आने वाला सेशन किस पर आधारित होगा। तो गाइज बने रहें हमारे साथ, सेशन को लास्ट तक देखें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और आप भी अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। क्वेश्चन आता है आपका 32 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्त यकृत सिरोसिस पैदा करती है। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है मरकरी, ऑप्शन डी है जिंक। टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से आप आंसर अपना कमेंट भी कर सकते हैं, और आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जितना ज़्यादा हो सकता है उसके बारे में लिखकर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका कॉपर। कॉपर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। यकृत में कॉपर के संचयन से यकृत में विकार उत्पन्न हो जाता है और उसके ऊतक का क्षय होने लगता है, जिसे यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस कहते हैं। जब कॉपर शरीर के अन्य भागों और मस्तिष्क, वृक्क, आंखों पर भी जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। जब कॉपर होता है, कॉपर शरीर के अन्य भागों जैसे मस्तिष्क हुआ, वृक्क हुआ, आंखों पर जब जमने लगता है तो इसे विल्सन रोग कहा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन की कि मानव के 3 आ रहे हैं यहाँ पर, पूरा देखना है क्वेश्चन। अब पूरा दिखाई दे रहा है कि मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है। जो कार्बनिक भोजन है उसको बेहतर क्यों माना जाता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर समझ लेते हैं इसको कि इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है,
यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। CHSL की परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा और कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है कि इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों के लिए प्रयोग के लिए उगाया जाता है। किसको उगाया जाता है? कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो कार्बनिक भोजन जैविक खेती से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये मनुष्य के उपयोग के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। इसीलिए कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक जो भोजन होते हैं, वह मनुष्य के लिए उपयोगी बताए गए हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार यानी सलाइवा का लाभ नहीं है? तो कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है यह निगलने में मदद करती है, ऑप्शन बी है यह शरीर में आरबीसी की शुद्धि करती है, ऑप्शन सी है यह मुख तथा दांतों को साफ करती है, ऑप्शन डी है यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है कि जो सलाइवा होती है वह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। किसकी वृद्धि करती है? आरबीसी की वृद्धि करती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इसके बारे में। तो लार का जो हल्की अम्लीय होती है, लार कैसी होती है? हल्की अम्लीय। इसका पीएच वैल्यू की अगर बात की जाए दोस्तों तो 6.8 की इसकी पीएच वैल्यू होती है। यह लार ग्रंथियों से निकलती है, जो लार की ग्रंथियां होती हैं उनसे निकलती है। इसमें लगभग 99% के अप्रोक्सीमेट इसमें क्या होता है दोस्तों? जल होता है। शेष भाग में जल में घुले हुए कई प्रकार के विलेय पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों में कुछ आयन होते हैं जैसे Na+ यानी सोडियम और पोटेशियम और क्लोरीन, इस तरह के कुछ आयन या एंजाइम होते हैं। और लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है, मुख और दांतों को साफ रखने में मदद करती है और होठों और जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में भी यह मदद करती है। कौन? तो आपकी जो सलाइवा होती है इसके ये सभी कार्य होते हैं। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 36। देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन के ऑप्शंस चारों पढ़े जाएंगे और जो आंसर सही होगा वह भी आपको साथ ही साथ बता दिया जाएगा। तो लार किसके पाचन में मदद करती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि लार किसके पाचन में मदद करती है? और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टार्च। स्टार्च के पाचन में जो लार होती है वह मदद करती है। लार के पाचन कार्यों में शामिल क्या क्या है ये आपको बता दें कि भोजन को गीला करना और भोजन को निगलने में सहायता करना, और एंजाइम जो होते हैं एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। तो ये सलाइवा के कार्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे मुख से निकली सलाइवा पाचन करती है, तो किसका पाचन करती है? ये क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके थोड़ा सा चेंज करके और एग्जाम्स में आते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इनको समझना है कि क्या किसका काम क्या है। और समझने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए है प्रोटीन का, ऑप्शन बी है मंड या स्टार्च का, ऑप्शन सी है वसा का, ऑप्शन डी है विटामिनों का। यह CHSL की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो कि मुख से निकली लार पाचन करती है, तो किसका पाचन करती है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है मंड यानी स्टार्च का। पिछले 2 क्वेश्चंस में मैं आपके लिए इसका राइट आंसर बता चुका हूं कि स्टार्च यानी मंड का यह क्या करती है, पाचन करती है, जो सलाइवा होती है वो। बात करेंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है डायस्टेज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है टॉयलिन। राइट आंसर इसका जो होगा
तो ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टॉयलिन एंजाइम। टॉयलिन एंजाइम जो होता है वह लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं और यह 3 जोड़ों में स्रावित होती है, भोजन में मिल जाता है और यह पाचन क्रिया में सहायता करता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो किसका समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए स्टार्च के, ऑप्शन बी ग्लूकोज के, ऑप्शन सी फ्रक्टोज के, ऑप्शन डी माल्टोज के। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो किसका स्रोत है दोस्तों? तो स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। क्या है? अन्न स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। ये आपको याद रखना है। अन्न में स्टार्च यानी मंड की प्रचुर मात्रा होती है। सभी पादपों के बीजों और फलियों में मंड एमाइलोज और एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। ये आपको याद रखना है। जो स्टार्च होता है वह एमाइलेज या एमाइलोपेप्सिन के रूप में उपस्थित रहता है। तो अन्न में एक समृद्ध स्रोत होता है तो स्टार्च का समृद्ध स्रोत है। ये आपको याद रखना है। अब ऑप्शन ए एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को जो दही में स्कंदित करता है यानी दूध को दही में बदल देता है, वो एंजाइम कौन सा होता है? ये आपको बताना। ऑप्शन ए है रेनिन एंजाइम, ऑप्शन बी है पेप्सिन एंजाइम, ऑप्शन सी है रेजिन एंजाइम, ऑप्शन डी है सिट्रेट एंजाइम। CHSL परीक्षा 2010 में ये आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे। क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका रेनिन एंजाइम। करेक्ट आंसर इसका रेनिन एंजाइम हो जाएगा दोस्तों। जो रेनिन एंजाइम होता है वह जठर रस में होता है। कहाँ होता है? जठर रस में। जठर रस से रेनिन एंजाइम पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो दूध के एंजाइम में दूध के पाचन में सहायता करता है। किसके पाचन में? दूध के पाचन में सहायता करता है। और रेनिन एंजाइम दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका हो रहा है स्क्रीन पर प्रेजेंट। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? ऑप्शन ए है जैंथोफिल, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है राइब्यूलोस, ऑप्शन डी है कैरोटीन। एसएससी सीपीओ परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण जो आपका गाय का दूध होता है वह पीला होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। जो गाय का दूध होता है पीले कलर का, वह कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर अब 42 नंबर क्वेश्चन की। खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है? ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा 2006 में एसएससी के थ्रू आया हुआ प्रश्न है, और इसका जो खट्टे दूध में होता है तो कौन सा अम्ल होता है, ये यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए। तो लैक्टिक जो अम्ल होता है वह खट्टे दूध में पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है आपका वह खट्टे दूध में पाया जाता है, और दूध जो जमता है वह लैक्टिक एसिड के कारण ही बनता है। तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है प्लीहा यानी स्प्लीन, ऑप्शन डी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी हृदय। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है, और इसका जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है वह कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है प्लीहा यानी स्प्लीन। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा आमाशय और तंतुपट्ट यानी डायफ्राम के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी गहरे लाल रंग की संकरी और चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। यह जो ग्रंथि होती है रेटिकुलो एंडोथिलियम
ऊतक का सबसे बड़ा पिंड होता है? प्लीहा की कोशिकाएं रुधिर के टूटे फूटे और शिथिल रुधिराणुओं और निरर्थक हानिकारक रंजक तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती हैं। तो प्लीहा का जो काम होता है वह आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। जो आरबीसी टूट फूट हो जाती है, जो टूटी फूटी हुई आरबीसी होती हैं, उनको यह प्लीहा क्या करता है, भक्षण कर देता है, यानी उनकी सफाई कर देता है। और यह 12 सेमी लंबी गहरे लाल रंग की संकरी और चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। कहाँ पर होती है ये? प्लीहा आमाशय और तंतु पट्ट के बीच में यकृत के बाईं ओर स्थित होती है। ये आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में भी रिपीट हो चुका है। बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की नेक्स्ट की। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है गुर्दा। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह यकृत है। दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर? यकृत। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग है वह आंतरिक सबसे बड़ा जो अंग है वह यकृत है, और यकृत को लिवर भी कहा जाता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 15 से 22 सेंटीमीटर की यह लंबाई होती है। अगर इसकी भार की बात की जाए तो 1.5 किलोग्राम का इसका भार होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का श्रावण करना, एमिनो अम्लों का डीएमिनेशन करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों से विषहरण करना, विटामिन का संश्लेषण करना। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और रक्त के थक्के को जमाने में भी यह सहायक होता है। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 45। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है तो कौन सा है? ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम बोरेट। सीएचएसएल की परीक्षा एसएससी के थ्रू 2011 में यह आया हुआ प्रश्न है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह कैल्शियम फॉस्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आता है 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है लार ग्रंथि, ऑप्शन सी है क्षुद्रांत की ग्रंथियां, ऑप्शन डी है अग्नाशय। टैक्स असिस्टेंट एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2007 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? तो कौन सा श्रावण नहीं करता है? इसका राइट आंसर है यकृत। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है। पित्त का लगातार श्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपका है कि भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को खाली जगह कहते हैं। यानी जो भोजन होता है, भोजन नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के अस्तर के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रमांकुचन, ऑप्शन बी है सरलीकरण, ऑप्शन सी है बिंदु स्राव, ऑप्शन डी है कोई विकल्प सही नहीं है। यह आपका एसएससी ऑनलाइन सीएचएसएल की 2018 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्रमांकुचन राइट आंसर हो जाएगा।
जो भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के जो लाइनिंग जो होती है के लयबद्ध संकुचन को क्रमांकुचन कहते हैं। मनुष्य में भोजन के पाचन की अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, ये आपको याद रखना है, और छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है खनिज, ऑप्शन डी है विटामिन। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वसा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, वह क्या होता है? वह वसा होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के लिए प्रयोग होता है तो वसा दीर्घावधि ऊर्जा यानी लॉन्ग टर्म जो एनर्जी मिलती है वह किससे मिलती है? तो वह वसा से मिलती है। लॉन्ग टर्म एनर्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत है वह फैट, इसको बोल सकते हैं, यानी कि वसा होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन में किस रूप में प्राप्त करता है? वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है मानव अधिकांश ऊर्जा? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आपको राइट आंसर देखते हैं कि मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में ग्रहण करता है? तो इसका जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्रहण करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसके बाद प्रोटीन टूटता है, सबसे अंत में वसा टूटती है, यानी खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, और प्रोटीन शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के उपापचयन क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होती है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आता है क्वेश्चन है 50 नंबर, कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। CHSL की परीक्षा 2010 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी जो खिलाड़ी होते हैं, एथलीट होते हैं, उनको अतिशीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो किसके द्वारा उन्हें अत्यधिक ऊर्जा तुरंत मिल जाती है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा, ऑप्शन डी है विटामिन। ऑनलाइन स्टेनोग्राफर परीक्षा 2017 में आया हुआ प्रश्न है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका सबसे अच्छा आंसर है दोस्तों। जो कि एक खिलाड़ी या एथलीट होते हैं, उनको शीघ्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट लेने की सलाह दी जाती है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा या ताकत प्रदान करता है, इसलिए खिलाड़ी और एथलीट को कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन प्रचुर मात्रा में दी जानी चाहिए। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे 52 नंबर क्वेश्चंस की। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? ऑप्शन ए है केसीन और सुक्रोज, ऑप्शन बी है केसीन और लैक्टोज, ऑप्शन सी है फेरिटीन माल्टोज, ऑप्शन डी है एल्बुमिन ग्लूकोज। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में यह आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या है?
ये आपको सोचना है और चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो। तो दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है केसिन और लैक्टोज, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केसिन और लैक्टोज प्रोटीन शर्करा युक्त होता है, ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है लैक्टोज के कारण, ऑप्शन बी फ्रक्टोज के कारण, ऑप्शन सी माल्टोज के कारण, ऑप्शन डी है रिबोज के कारण। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि फलों का मधुर यानी मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है जो कि प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। इसको फल शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। फ्रक्टोज कहाँ मिलता है? तो आपका फलों में मिलता है, लैक्टोज आपका दूध में मिलता है और माल्टोज आपका अनाज में मिलता है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है, अभी मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। ये आपको याद रखना है, जो कि फलों में मोनोसैकेराइड शर्करा के रूप में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? अब चेंज हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है 2015 में। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सबसे मीठी शर्करा जो होती है वह फ्रक्टोज होती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन के। एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि किसके संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए का संश्लेषण जो होता है वो यकृत द्वारा किया जा सकता है। यकृत विटामिन ए का संश्लेषण करता है और अल्प समय के लिए इसका संचय भी करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है। ये भी आपको याद रखना है। और यह जो होता है प्रोथ्रम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन की कि तंतु आहार में शामिल है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज, ऑप्शन डी है वसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जबकि यह CHSL की परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो तंतु आहार में कौन सा शामिल है यहाँ पर? तो सेल्यूलोज जो होता है वह तंतु आहार में शामिल होता है। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। यह तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। इसी वजह से इसे तंतु आहार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सेल्यूलोज को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर आता है 58। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? ऑप्शन ए है शरीर से ऊष्मा की क्षति, ऑप्शन बी है शरीर के अनिवार्य द्रवों की क्षति,
ऑप्शन सी है शरीर के लक्षण लवण की क्षति, ऑप्शन डी है पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश से। तो यहाँ पर जो हमारे शरीर की जो त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा होता है वह किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो शरीर से ऊष्मा की क्षति न हो इसलिए वह अवरोध विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। त्वचा के अंदर जो वसा है वह इसी के विरुद्ध कार्य करता है। शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा शरीर से ऊष्मा की क्षति के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। सेशन अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन है 59। आयोडीन का आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है तेल में हाइड्रोक्सिल समूह, ऑप्शन बी है तेल में क्षार तत्व, ऑप्शन सी है तेल में असंतृप्ति, ऑप्शन डी है तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और जो आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने में किया जाता है? तो तेल में असंतृप्ति के प्राकलन करने में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आयोडीन मान का प्रयोग वसी अम्लों में असंतृप्ति की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो वसीय अम्ल हुए या तेल एक ही बात है। तेल में असंतृप्ति की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयोडीन मान का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 60 कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसको माना जाता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2011 में आया हुआ प्रश्न है, जो कि किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। तो किसको माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को दोस्तों माना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को ही माना जाता है। इसकी जो खोज हुई थी वह 1868 में हुई थी। कब हुई थी? 1868 में। और फ्रेडरिक मिशर ने इसकी खोज की थी। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको करना है बिल्कुल कमेंट, हमारे कमेंट बॉक्स में इसको भेजना है। और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन ए है समस्त वसा का, ऑप्शन बी है प्रोटीन का, ऑप्शन सी है विटामिनों का, ऑप्शन डी है सभी कार्बोहाइड्रेटों का। यह एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट करना है और जितना इसके बारे में ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखें। जो भी आपको इसके बारे में आता है, क्योंकि लिखने से क्या होता है, ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा और वो स्टेबल भी रहता है कि आपको लंबे समय तक याद रहता है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। साथ ही मैं इसको आपके लिए एक पोल के तौर पर भी लगा सकता हूँ। तो गाइज पोल को भी देख लें, वहाँ पर भी आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस करके हम आगे आने वाले सेशन में बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए ये आपका है सेशन फर्स्ट था, जो कि आपका कल ख़त्म हो चुका था। आपका इसका लिंक अगर नहीं देखा है आपने तो आप देख लीजिए, आई बटन पर दे रखा है इसका लिंक और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में दे रखा है। साथ ही यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मुफ्त में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि आगे ये हमारा एक सेशन है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व के भूगोल से संबंधित है। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। इसका लिंक भी आपको इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक
मिल जाएगा। आगे आने वाला जो हमारा सेशन है वो विटामिन्स पर आधारित होगा। विटामिन्स के लगभग टॉप 30 क्वेश्चंस को इस सेशन में समाहित दोस्तों किया जाएगा। कितने? टॉप 30 क्वेश्चंस को, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाएगा कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहते हैं। इस तरह के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको लेकर आने वाले हैं आगे आने वाले सेशन में। तो गाइस, शाम को 7 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें। आपको शाम को 7 बजे यही सेशन मिलेगा। तो मिलते हैं गाइस 7 बजे वाले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सको। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।